अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है फिजियोथेरेपी या फिज़िकल थेरेपी और ख़वातीन का किरदार। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए और बच्चियों के लिए भी। और इसी से मुतालिक बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर राहिला कुरैशी ने। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हयात इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन की। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर राहिला, मैं ये जानना चाहूँगी कि ख़वातीन की सेहत में ये जो फ़िज़िकल थेरेपी है इसका क्या किरदार है? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, बहुत ही एक अहम किरदार है फ़िज़िकल थेरेपी का वुमेंस हेल्थ में। एज़ वी नो, अ फीमेल रन्स ट्वाइस द स्पीड ऑफ अ मेल इन द वॉक ऑफ लाइफ। तो एक फ़ीमेल को मेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और फिज़िकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एज आई टोल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी फ़िज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल बहुत सारी जो कंसर्न्स हैं वो हम कवर कर रहे होते हैं फ़िज़िकल थेरेपी में। फ़िज़िकल थेरेपी प्रोवाइड करती है मस्कुलर हेल्थ, जॉइंट प्रॉब्लम से निजात पाना, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे इश्यूज़, ठीक है। इसके अलावा एंटीनेटल, पोस्ट नेटल केयर, यानी जो हामला ख़वातीन होती हैं उन्हें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं मसल से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, फ़िज़िकल वीकनेस हो जाती है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को जो है फ़िज़िकल थेरेपी से बहुत बेहतर अंदाज में जो है ट्रीट आउट किया जाता है। अच्छा, ये भी बताइए क्या कि ख़वातीन अक्सर कमर में दर्द की शिकायत करती हैं, तो क्या ये जो फ़िज़िकल थेरेपी है या फिजियोथेरेपी है ये कितनी मददगार साबित हो सकती है इसके इलाज के लिए? हाँ, बैक एक मेजर प्रॉब्लम है, ना सिर्फ ख़वातीन के लिए, मेल्स के लिए भी है। लेकिन ख़वातीन का क्योंकि आज प्रोग्राम है तो इसमें बताना चाहूँगी कि फ़िज़िकल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैक एक को क्योर करने के लिए। और बैक एक क्योर अपने आप में एक प्रॉपर, एक मैं कहूँगी कि मुकम्मल एक साइंस है कि बैक एक वी कैन से कि लाइफ स्टैंड्स ऑन द बैक, ठीक है ना, ऑफ अ ह्यूमन। तो होता क्या है कि बैक एक के लिए पेन मैनेजमेंट, मसल स्ट्रेंथनिंग, पोस्चरल करेक्शन, ये तमाम ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिन्हें मद्देनज़र रखा जाता है फ़िज़िकल थेरेपी की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हुए, और ये एक वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि एक ख़ातून जो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं उनके लिए जो है वो जिस्मानी थेरेपी, जिसे हम फ़िज़िकल थेरेपी कह रहे हैं, वो अगर उनके साथ कोई सेहत का मसला होता है तो वो क्या मददगार साबित होगी उसके लिए? यानी जितना मैं इस सवाल को समझ पा रही हूँ कि हम अपने डे टू डे जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर फीमेल किस तरह इस्तिफ़ाज़ा हासिल कर सकती हैं फ़िज़िकल थेरेपी की ट्रीटमेंट से। तो बिल्कुल, जो डेली रूटीन लाइफ है, हमारी हाउस वाइफ्स हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रही हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, तो तमाम ख़वातीन जो अपनी रूटीन लाइफ गुजार रही हैं वो जिस वे में गुजार रही हैं, अगर फ़िज़िकल थेरेपी की उसमें एड शामिल हो जाए, यानी वो पार्टिसिपेट करने लग जाए फ़िज़िकल थेरेपी उनकी रूटीन लाइफ में, तो वो अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुजार सकती हैं। अगर वो हाउस वाइफ हैं तो जो उनके हाउस कोर्स हैं, डेली कोर्स हैं, वो उसमें भी हेल्प ले सकती हैं। वो जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी वो अपने डेली रूटीन लाइफ जो है उसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में गुजारेंगी। ऑफिस वर्कर्स हैं तो डेफिनेटली वो फिज़िकली जितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, मसल्स उनके स्ट्रॉन्ग होंगे, जॉइंट पेन से रिलीफ मिला हुआ होगा। डेली फटीग होती है, चाहे वो एक हाउस वाइफ हो या फिर एक जो है आपकी ऑफिस वर्कर हो, तो उसमें दोनों ही सूरतों में आपकी फ़िज़िकल फटीग जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में ही इन्वॉल्व है। तो फ़िज़िकल फटीग को जो है बहुत बेहतर अंदाज में डेली एक्सरसाइजेज प्रोग्राम्स अगर फ़िज़िकल थेरेपी से इन टच रहते हुए हम करवाएं तो बहुत मुआविन साबित हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे ये बताइएगा कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनके लिए जो फ़िज़िकल थेरेपी है वो कितनी महफूज है, या उन्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, होता क्या है कि अफ़ाम में ये समझा जाता है कि फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स को नहीं करनी चाहिए, लेकिन इट्स जस्ट अ मिथ। कंसिडर ऐसे किया जाता है कि नहीं वो कुछ हैज़र्डस होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। फ़िज़िकल थेरेपी के अम्ब्रेला में जो हमारी प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स हैं उनके लिए बाकायदा एक डोमेन मौजूद है। उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक होती है एंटीनेटल केयर और एक होती है पोस्ट नेटल केयर। यानी ये सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं बता रही हूँ, जो कि आपका ऑब्स्टेट्रिक कंसर्न आता है, ठीक है। तो उसमें हमारा एंटीनेटल प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर हम डिलीवरी से पहले यानी आफ्टर कंसीव फीमेल को एक पूरा रिजीम देते हैं, ताकि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि उनकी मसल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, जो कि बेबी कंसीव किया है उन्होंने तो उसे किस तरह कैरी करना है, स्ट्रांगली किस तरह कैरी करना है, सेफली कैसे लेके चलना है, और फिर जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो डिलीवरी के टाइम के लिए उनको प्रिपेयर कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें एंटीनेटल प्रोग्राम में होती है। इसी तरह हम पोस्टनेटल की तरफ आते हैं। पोस्टनेटल होता है जो कि आफ्टर डिलीवरी होता है, वो एक बाकायदा प्रोग्राम है जो सी सेक्शन के लिए अलग है और नॉर्मल डिलीवरीज के लिए अलग है, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
बिकॉज़ होता ये है ना कि हम ये कहते हैं कि जी बेबीज़ का बर्थ होना कोई ऐसी न्यू बात नहीं है, ख़वातीन हमेशा से ही करती आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर हम बैक पे देखते हैं तो क्या होता है कि हमने ये देखा है, मुशाहिदा ये कहता है कि एक मदर जब बेबी डिलीवर कर रही होती है तो उसमें बहुत सारा जो कहना चाहिए मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है न्यूबॉर्न बेबीज़ का, वो बहुत ज़्यादा था। यानी अगर 10-10 बेबीज़ की बर्थ हो रही है तो उसमें शायद 2 या 3 सर्वाइव कर रहे हैं, और एक मदर सिर्फ बेबी बर्थ के प्रोसेस में ही डेथ हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि एक मदर इंटरनली ही जब स्ट्रांग नहीं है तो कंसीव करना, बर्थ करना, ये सब बहुत मुश्किल हुआ करती थी प्रीवियसली। लेकिन फिज़िकल थेरेपी बहुत माविन साबित हुई है, जिसकी वजह से अब इन चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने बड़ी डिटेल से बताया हमला ख़वातीन के लिए, तो फिर जिनका सी सेक्शन होता है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमने अक्सर ये देखा है सी सेक्शन के बाद के सेकंड डे उठा के चलाना शुरू कर देते हैं, फिर 8 to 10 डेज़ के बाद स्टिचेस जो हैं वो खुल जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं देखते कि ख़वातीन कोई फ़िज़िकल थेरेपी ले रही हों अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, जिसकी वजह से उन्हें बेबीज़ को संभालने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगी कि कितने अरसे तक सी सेक्शन के बाद या फौरी उसको कंटिन्यू करना चाहिए प्रोग्राम को? बेसिकली फिजिकल थेरेपी गेट्स स्टार्ट वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द सी सेक्शन। ठीक है, जैसे सी सेक्शन होता है वेरी नेक्स्ट डे एक फिजिकल थेरेपिस्ट का विजिट जो है वो लाजमी होता है। फिर उसके बाद उस फर्स्ट विजिट में उन्हें हम लाइन से सिटिंग और सिटिंग से स्टैंडिंग की तरफ लाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज एक ऑपरेशन ज़रा सी कोताही से बिगड़ भी सकता है। न्यूली स्टिच्ड पर्सन है, उनके सी सेक्शन हुआ है, तो उसे बहुत केयरफुल मेजर्स के साथ सिट टू स्टैंड करवाया जाता है। तो वेरी नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली 3 डेज़ का सेशन जो है फिजिकल थेरेपी का होता है, लेकिन उसके अंदर होम एक्सरसाइज प्रोग्राम, जो कि आप पूछना चाह रही हैं कि होम एक्सरसाइज प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म में हम पेशेंट को सिखाते हैं। वो रिटर्न में देते हैं, कुछ ब्रोशर्स देते हैं, कुछ वर्बली उनको जो है वो हम सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं एक्सरसाइजेस को, ताकि बहुत सारे पोस्ट पार्टम के इश्यूज़ लाइक लीकी ब्लैडर्स है, यूरिन की अर्जेंसी हो जाती है, ठीक है, लोअर बैक पेन है, अपर शोल्डर पेन है, बेबी को कैरी करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर इसकी ट्रेनिंग हम फिजिकल थेरेपी के थ्रू फीमेल की पहले से ही कर दें तो वो बहुत बेहतर तौर पे जो है अपने बेबी को भी संभाल सकती है और उनकी खुद की हेल्थ भी जो है वो मेंटेन रह सकती है। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन सी चीज़ हमें ख़वातीन में सुनने को मिलती है, लड़कियां भी अक्सर शिकायत करती हैं, अब तो अर्ली एज में, हमने टीन एज में भी देखा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या फिजिकल थेरेपी से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। एज वी नो कि एक्सरसाइज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड गिव्स वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एनी पर्सन। तो होता क्या है कि फ़िज़िकल थेरेपी के जो प्रोग्राम हैं वो हम जब टीच करते हैं एक नॉर्मल फीमेल को, तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो उन्हें इनकाउंटर करना ही नहीं पड़ता है। वो यानी बतदरीज कम होती ही चली जाती हैं। हार्मोन्स का बैलेंस इतना प्रॉपर रहता है। एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम जो उनकी डेली रूटीन लाइफ है, उसमें अगर फिजिकल थेरेपी की एक्सरसाइजेज हम पर्सन को टीच करें तो होता क्या है कि वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स सामने ही नहीं आती हैं। जैसे कि उसके अंदर मेडिटेशन हो गई या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उन सब का फिजियोलॉजिकली हार्मोनल इम्बैलेंस पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो रिजल्ट आता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो फिज़िकल थेरेपी है ये मर्दों और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ सेहत के मसाइल के लिए, या सिमिलर होती है? देखिए, डिपेंडिंग कि जिस तरह मेल और फीमेल में डिफरेंस है, इसी तरह ऐसी विंडो जहाँ पर मेल और फीमेल जो है वो डिफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिजिकल थेरेपी का प्रोग्राम जो है वो भी डिफ़र करता है। मेल्स के लिए मेल के इश्यूज़ हैं तो उनसे रिलेटेड अलग फिजिकल थेरेपी के जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, और फीमेल हैं तो उनके लिए अलग हैं, ठीक है ना। अब होता ये है कि जैसे अभी हम बात करें अगर फीमेल हेल्थ की, तो जो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं या फिर ऑब्स्टेट्रिक्स के इश्यूज़ हैं। अब ऑब्स्टेट्रिक अगर मैं उठाऊँ तो ऑब्स्टेट्रिक इज़ ओनली लाइक लिमिटाइज अप टू द फीमेल, क्योंकि वो ऑब्स्टेट्रिक है, वो बर्थ के प्रोसेस से रिलेटेड है, उसके लिए अलग प्रोग्राम है। अगर मैं गायनेकोलॉजिकल बात करूं तो गायनेकोलॉजिकल में मेल जेनाइटल ऑर्गन्स, मेल के प्रॉब्लम्स और इस तरह के जो भी इश्यूज़ हैं जो कि मेल की सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो, उसके लिए अलग जो है वो फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम मौजूद हैं, टेक्निक्स मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, ख़वातीन के जो सेहत के मसाइल हैं जैसे कि PMS हो गया, PCOS हो गया या मेनोपॉज हो गया, जब आप इस पीरियड में आते हैं या इस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो कितनी मावनत होती है इस फिज़िकल थेरेपी की?
बिल्कुल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मैं कहूँगी कि फ़ीमेल हेल्थ पर तो बहुत ही ज़्यादा है। मेनोपॉज़ एक ऐसा प्रोसेस है जो होता है कि मेनोपॉज़ के बाद बोन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जब उसका रिलीज़ कम होता है तो बोन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और उसकी बोन डेंसिटी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है, यानी कम होने लग जाती है। तो ऐसे में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस जैसे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अगर हम एक्सरसाइज के थ्रू, फिजिकल थेरेपी के थ्रू हम फीमेल को ट्रीट करते हैं तो उससे उनकी पेन मैनेजमेंट हो जाती है, उनकी जॉइंट रिलैक्सेशन हो जाती है, उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो इस बीमारी का बहुत बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकती हैं। अच्छा, जो ख़वातीन जो है वो आफ्टर बर्थ जो है वो एक्सरसाइज करना चाहें या वैसे ओबेसिटी का उनको प्रॉब्लम हो, मोटापे का प्रॉब्लम हो और वो वर्जिश कर रही हैं, एक्सरसाइजेस कर रही हैं घर में वेट लॉस के लिए, तो उसको उस रूटीन के अंदर जो है वो फिज़िकल थेरेपी कितनी मददगार साबित हो सकती है? जैसे आपने अभी मुझसे पूछा है कि यानी आफ्टर बर्थ एक मैं समझती हूँ कि ओबेसिटी और वेट मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल इसके अंदर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो इस तरीके से है कि अगर हम कोई जिम ज्वाइन करते हैं, यानी फीमेल्स जो है वो जिम वगैरह ज्वाइन करती हैं, तो वहाँ पर हर ट्रेनर जो है वो फिज़िकल ट्रेनर हो ज़रूरी नहीं है। अब जहाँ पर जिन डिपार्टमेंट्स में फ़िज़िकल ट्रेनर मौजूद होता है तो यकीनन वो अपने माइंड में फ़िज़िकल थेरेपी की नॉलेज जो है वो कंटेन करता है। तो जब एक फ़िज़िकल ट्रेनर एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करके किसी को भी देता है या करवाता है तो दैट इज़ समथिंग एल्स। उसके अंदर उसका मेडिकल इम्पैक्ट भी आ रहा होगा कि उस फीमेल के लिए क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं है ज़रूरी, तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो ज़रूर आएगा फीमेल हेल्थ पे। लेकिन जो सी सेक्शन की जो पेशेंट्स हैं ये वेट लूज़ कर रही हैं या घरों में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद उनके जो मसल्स हैं वो बड़े स्टिफ हो जाते हैं, काफ़ी पेनफुल होता है, तो क्या उसके लिए फिजियोथेरेपी उसमें किस तरह यूज़ होती है? कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल होती हैं एक्सरसाइजेज कि जब वो ओबेसिटी को किल करने के लिए एक्सरसाइजेज कर रही हैं, यानी वेट मैनेजमेंट कर रही हैं, तो वेट मैनेजमेंट के लिए उनको प्रॉब्लम ये आती है, वीकनेस का फैक्टर होता है, ठीक है ना, जॉइंट स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, मसल की स्ट्रेंथ कम हुई भी होती है, क्योंकि हमें पता है इलास्टिन जब प्रोड्यूस होता है प्रेगनेंसी में और फिर उसके बाद जो है जब पोस्टपार्टम यानी आफ्टर डिलीवरी फेज होता है तो उसके अंदर क्या होता है, मसल्स जो है वो अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ हो वो लूज कर चुके होते हैं। तो उन मसल्स को अब जब वो वेट मैनेजमेंट की तरफ आती हैं तो वो मसल उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं एक्सरसाइजेज में। तो ऐसे में अगर फिजिकल थेरेपिस्ट करवाते हैं तो पहले मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, जॉइंट्स की स्टेबिलिटी करवाएंगे, उसके बाद वो जो वेट मैनेजमेंट करेंगी अपनी ओबेसिटी के लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, क्योंकि अक्सर लोगों को ये मिथ है कि नहीं पता चलता कि फिजियोथेरेपी जो है कब करनी चाहिए और जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज आप जिम में करते हैं वो कब करनी चाहिए। मुझे एक और फिटनेस के हिसाब से ही सवाल पूछना था कि ख़वातीन जो है अपने जो स्टेमिना है उसको बढ़ा सकती हैं फिज़िकल थेरेपी के साथ साथ, अगर वो एक्सरसाइज कर रही हों, जिम में कर रही हों या घर पे कर रही हों? बिल्कुल बढ़ा सकती हैं और बढ़ाती हैं, क्योंकि फ़िज़िकल थेरेपी या हम एक्सरसाइजेस करें, अगर मैं नॉर्मल एक्सरसाइज प्रोग्राम की बात करूं तो नॉर्मल एक्सरसाइज प्रोग्राम हो या फिज़िकल थेरेपी के सुपरविजन में वो प्रोग्राम हम रन करवा रहे हों, एक्सरसाइज का पर्पज़ ही यही है कि स्टेमिना बिल्ड करना। स्टेमिना बिल्डअप होगा तो इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ कोई भी पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, वो अपनी लाइफ को बेहतर तौर पे जो है वो सस्टेनेबिलिटी के साथ चला सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो स्टेमिना है वो स्टेमिना बिल्डिंग में फिजिकल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके मसल्स स्ट्रांग होंगे तो आप ज़्यादा बेहतर अंजाम से जो है अपनी एक्टिविटीज़ को गो ऑन करेंगे। अच्छा, वो ख़वातीन जिनकी एज 40+ हो गई है और वो अपने यंगस्टर से 40s में आ रही हैं और उससे ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं, तो उनके लिए जो है फिज़िकल थेरेपी कितनी फ़ायदेमंद है? जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ किया था, तो मैं इसको और बताना चाहूँगी कि जब ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं, वैसे तो हमें पता है नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है बॉडी की वो एक डाउनवर्ड फेज पर होती है, ठीक है ना, तमाम आपके सिस्टम्स जो हैं वो बतदरीज जो है वो कहना चाहिए एक डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, कोई एज ब्रैकेट है जिससे पता चले कि ये फिर आप डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं? कोई एज ब्रैकेट? यानी अगर हम देखें तो आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना, वो एक फेज स्टार्ट हो जाता है फीमेल का कि उसके बाद जो है उनके अंदर डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो सेक्सुअल लाइफ हो, चाहे वो फिजिकल लाइफ हो, ठीक है ना, आपकी हेल्थ पर जो है वो नेगेटिव आना लग जाता है 35 ईयर्स ऑफ एज के बाद। तो होता ये है कि जैसे ही ओल्ड एज आने लग जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है वो इंटीग्रिटी कम हो रही होती है। तो ऐसे में बोन्स के लिए वेट मैनेजमेंट हो गया, बोन स्ट्रेंथ हो गई,
जॉइंट स्टेबिलिटी हो गई, मसल स्ट्रेंथ हो गई, इन सब पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होता है और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है फीमेल्स पे अगर वो फिज़िकल थेरेपी से कांटेक्ट में रहती हैं, यानी उस कनेक्शन में रहती हैं फिज़िकल थेरेपी प्रोग्राम के थ्रू। अच्छा, फिज़िकल थेरेपी में मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज आती हैं, तो नाजरीन को ज़रा ये बताइएगा, एक मिथ है कि अगर आपके शोल्डर्स में दर्द हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है या टांगों में या कमर में, तो लोग एनाल्जेसिक ले लेते हैं, कोई पेन किलर ले लेते हैं ताकि मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं वो ले लेते हैं, तो क्या वो नुकसानदेह है और फिज़िकल थेरेपी कितनी बेहतर है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये रेज़ किया है। ये मैं बताना चाहूँगी कि होता क्या है, कोई भी मेडिसिन आपने ली, पेन किलर हम लोग बिल्कुल ओवर द काउंटर ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जैसे कि बहुत ही काम सी चीज़ है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से बस पेन किलर कहता है और जी उनको मिल जाती है। लेकिन देखा जाए तो एक छोटी सी मेडिसिन या टैबलेट है, वो अपनी बॉडी के अंदर पूरा मैकेनिज्म फॉलो करती है, यानी ड्रग इंटरेक्शन ये कहलाती है कि वो तमाम आपके जो सिस्टम्स हैं वहाँ से वो ड्रग पास करती है, ठीक है। फिर वो लिवर को भी इफ़ेक्ट करेगी, वो आपकी डाइजेशन को भी इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है, वो आपके ब्लड में शामिल होगी, वो आपके यूरिनरी सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करेगी, यानी इतने सारे सिस्टम से रन होकर नो डाउट वो मेडिसिन फ़ायदा तो ज़रूर पहुंचाएगी। लेकिन होता क्या है कि ये एक ऐसा रूट है कि वो आपकी बॉडी के अंदर तमाम रूट फॉलो करती हुई फिर आपको इफेक्टिवनेस उसकी नज़र आती है। अगर मैं फिज़िकल थेरेपी की बात करूँ तो फिज़िकल थेरेपी डज नॉट पास दिस प्रोसेस, ठीक है, वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी फिज़िकल जो भी फिज़िकल आप एक्सरसाइजेस करवाते हैं, टेक्निक्स करवाते हैं, पोस्चरल करेक्शन करवाते हैं, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर ड्रग इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, किसी किस्म की कोई इंटरनल सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है जो कि नेगेटिव इफेक्ट दे। तो ये एक बहुत ही कहना चाहूँगी कि सरप्लस एडवांटेज है फिज़िकल थेरेपी का कि ये नॉन इन्वेसिव वे में जो है वो बॉडी को फ़ायदा पहुँचाती है। अच्छा, एक और मिथ है जो मैं चाहूँगी क्लियर हो, ख़ासतौर पे बच्चियों के हिसाब से, जो टीनेज बच्चियाँ होती हैं और इनके अंदर ये मंथली पीरियड्स का साइकिल जब इवॉल्व होता है तो उसके बाद अक्सर हमने देखा है उन्हें पेन हो रहा होता है बैक में या टांगों में, और इतना ज़्यादा शदीद तकलीफ़ होती है कि वो स्कूल नहीं जा सकती, वो पढ़ने नहीं जा सकती, काम नहीं कर सकती कोई। तो क्या इस चीज़ को कम करने के लिए, इस पेन को रिड्यूस करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं? देखिए, इसके लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि हमारी इंटरनल हेल्थ बहुत मैटर करती है। हमारा इंटरनल जो भी हेल्थ होगी अगर वो स्ट्रांग होगी तो कोई भी चेंजेस होंगी जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर हमेशा कम आएगा। अगर आप इंटरनली स्ट्रांग हैं, आपके मसल्स स्ट्रांग हैं, आपकी सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो रही है, आपकी नरिशमेंट जो इंटरनल बॉडी नरिशमेंट है वो बहुत वेल है, तो क्या होगा कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो कुछ भी, तो इसके इफ़ेक्ट्स कम आते हैं। अब रही बात एक्सरसाइज की, तो यस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब वो टाइम पीरियड है, अगर हम एक्सरसाइजेस उनको सिखा दें और वो करवाएं एक्सरसाइजेस, तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतना ही ज़्यादा वो पेन सबसाइड करता है, क्योंकि जो पेन किलिंग हार्मोन्स है वो एक्सरसाइज से ज़्यादा जो है वो सिक्रेशंस की तरफ जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फिजिकल थेरेपी की कुछ एक्सरसाइजेस उनको करवाते हैं, कुछ हीटिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ टेंस मैनेजमेंट भी दे सकते हैं, तो उससे उनको बहुत क्योर फील होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आइला कुरैशी हमारे साथ थी और उन्होंने बड़ी डिटेल में हमें बताया कि जो फिजियोथेरेपी है या फिज़िकल थेरेपी है और जो ख़वातीन के मसाइल हैं उसको किस तरह रिजॉल्व कर सकती है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हेल्थ 21 की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।